नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। कमोडिटी वायदा में ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने की तैयारी। नॉन एग्री कमोडिटीज पर सीटीटी का बजट में वित्त मंत्री कर सकते हैं ऐलान। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। कच्चे तेल में ऊपरी स्तर पर दबाव कायम। नाइमेक्स पर भाव $96 के नीचे तक फिसले। घरेलू बाजार में भी सुस्त कारोबार। सोयाबीन वायदा में उछाल। एनसीडीएक्स पर भाव ₹3400 के पार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से कीमतों को मिला सपोर्ट। और छत्रपति शिवाजी जयंती पर करेंसी मार्केट बंद। कल से ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से महाराष्ट्र के बैंकों में 3 दिन की लंबी छुट्टी। सरकार ने किया बैंकों से हड़ताल पर न जाने की अपील। आज कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के कमोडिटी एंड करेंसी हेड किशोर नारने जुड़ चुके हैं। किशोर से हम चर्चा करेंगे, लेकिन बजट से जुड़ी सीएनबीसी आवाज की एक अहम खबर का रुख करते हैं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस बजट में सीटीटी लगाने का मन बना लिया है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि शेयर बाजार में एसटीटी की तरह ही अब कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि सीटीटी लगाने की पूरी तैयारी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, क्या है पूरी खबर आपके पास? देखिए, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार इस बजट में कमोडिटी कारोबार पर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने का ऐलान कर सकती है। ठीक उसी तरह जिस तरह शेयर बाजार में शेयरों की खरीद फरोख्त पर सरकार सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी लगाती है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं, वो ये कि सीटीटी सिर्फ नॉन एग्रो कमोडिटी के ट्रांजैक्शन पर लग सकता है। यानी एग्रो कमोडिटी के कारोबार को सीटीटी से बाहर रखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कमोडिटी एक्सचेंज में खास से जैसे हम गेहूं का कारोबार करते हैं, खाने के तेल का कारोबार करते हैं, उस पर कोई सीटीटी नहीं लग सकता है। बल्कि जो नॉन एग्रो कमोडिटी है, जिसमें सोना, चांदी, कच्चा तेल, जिसमें खास तौर से कह सकते हैं बुलियन सेगमेंट की कमोडिटी, मेटल सेगमेंट के कमोडिटी, एनर्जी सेगमेंट के जो कमोडिटी हैं, उस पर सरकार कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी सीटीटी लगाने का ऐलान कर सकती है। दरअसल इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि सरकार ने जब से इक्विटी मार्केट के लिए एसटीटी लगाया है, उसके बाद से काफी हद तक कारोबारी काफी बड़ी मात्रा में अपने आप को, अपने कारोबार को कमोडिटी मार्केट की तरफ शिफ्ट कर लिए हैं। इससे कमोडिटी मार्केट में और इक्विटी मार्केट में लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो गया है। सरकार सीटीटी लगाकर एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहती है। साथ ही साथ सरकार को लगता है कि अगर सीटीटी लगाया जाता है तो करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए जुटाए जा सकेंगे। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना था कि अगर सीटीटी लगाते हैं और एग्रो कमोडिटी में सीटीटी लगाते हैं तो एग्रो कमोडिटी के कारोबार में खासतौर से किसानों का हित जुड़ा रहता है, आम लोगों का हित जुड़ा रहता है। इस वजह से एग्रो कमोडिटी में कम से कम सीटीटी ना लगाया जाए। तो हमें सूत्रों से पता चला है कि वित्त मंत्रालय इस तर्क से सहमत है और एग्रो कमोडिटी को सीटीटी से बाहर कर सकता है। और इससे खास तौर से राजस्व की वसूली पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे कमोडिटी के कारोबार में एग्रो कमोडिटी का हिस्सा मुश्किल से 12% होता है। ऐसे में जो बाकी नॉन एग्रो कमोडिटी कारोबार है वही इतना ज्यादा है कि उस पर सीटीटी लगाने से सरकार को अच्छा खासा राजस्व की वसूली हो सकेगी। और यही वजह कि सरकार इस बजट में सिर्फ नॉन एग्रो कमोडिटी पे सीटीटी लगाने की तैयारी में है। लेकिन लक्ष्मण, हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि सीटीटी लगाने के किसी भी फैसले का अभी से विरोध होने लगा है। खासतौर पर कमोडिटी एक्सचेंज इसे सही नहीं मान रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या इसके बावजूद भी आपको लगता है कि चिदम्बरम जी टैक्स लगाएंगे? जी, इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। यहाँ तक कि नवंबर में जो कमोडिटी मार्केट के नोडल मिनिस्ट्री है कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय, उन्होंने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी लिखने के बाद वित्त मंत्रालय और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के बीच कई दौर की बैठकें हुई। तो जब इस बैठक में माना जा रहा है, जो हमें सूत्रों से पता चला है कि कमोबेश कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय भी इस बात पर सहमत हो गया है कि अगर सीटीटी लगाना ही है तो उस पूरे कमोडिटी पर ना लगाएं, बल्कि सिर्फ नॉन एग्रो कमोडिटी पर लगाएं। लेकिन कमोडिटी एक्सचेंज इसका भी विरोध कर रहे हैं। ये वजह कि पिछले दिनों जब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बॉम्बे गए थे तो मुंबई में भी वहां पे कमोडिटी एक्सचेंज के प्रतिनिधियों के साथ काफी लंबी बातचीत हुई। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में भी वित्त मंत्रालय ने, खासतौर से वित्त मंत्री ने अपनी दलीलों को काफी मजबूती से रखा और उन लोगों को साफ संकेत दे दिए
खास तौर से कमोडिटी मार्केट के जो लोग थे उनको साफ संकेत दे दिए कि नहीं, सीटीटी लगाना बेहद ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत उन्होंने अपने मजबूती से अपने तर्क को रखा वित्त मंत्री ने। और उसके बाद खासतौर से लगातार इस बात का जो विरोध हो रहा था, इस विरोध के बाद अब माना जा रहा है कि सरकार सीटीटी लगाने की तैयारी कर ली है और वित्त मंत्रालय इसमें बजट में इसका ऐलान कर सकता है। ऑलराइट, चलिए लक्ष्मण बने रहेंगे हमारे साथ, लेकिन एटलीस्ट इसके क्लियर संकेत सीएनबीसी आवाज को मिल चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी लक्ष्मण लेकर आए हैं कि सीटीटी अब यहां पर लगाया जा सकता है। नॉन एग्री कमोडिटीज पर ही भले देखने को मिले, लेकिन अब इसका रास्ता यहां से साफ हो चुका है। किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, आपकी समझ यहाँ क्या कहती है? जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, बजट में तकरीबन ये तय है कि ऐलान हो ही जाएगा, क्या मानते हैं बिजनेस पर कैसा असर पड़ेगा? नेहा, आई थिंक यहाँ पे जैसा आपने बताया कि अगर सीटीटी लागू हो रहे हैं कमोडिटी मार्केट्स में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो थोड़ा सा तो निराशाजनक न्यूज़ है, बट ये आज नहीं तो कल तो लगने ही वाला है एनीवे। बट मार्केट्स को गवर्नमेंट एक थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, उसको और ग्रो होना चाहिए था, उसको एक स्टेबिलिटी पे लाना चाहिए था। उससे पहले टैक्सेशन करने से पहले जो पहले से भी कमोडिटी ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस का जो मांग यही है कि मार्केट्स को स्ट्रॉन्गर बनाओ, रेगुलेटर को स्ट्रॉन्गर बनाओ, अदर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन लेके आओ, उसके बाद मार्केट के ऊपर टैक्सेशन लगाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो मार्केट अभी भी आई थिंक नेसेंट स्टेज पे है, एक्सेप्ट फ्यू कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स, कोई दूसरा मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं है। मार्केट इज नॉट एक्सपेंडिंग, प्रोडक्ट्स नया नहीं बन रहे हैं, ना ऑप्शंस अलाउ है। सो आई थिंक काफ़ी जो मार्केट्स का जो चिंताएं हैं वो दूर करने के बगैर उसके ऊपर टैक्सेशन लगाए तो वो काफी हद तक इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। ओके, लेकिन किशोर ये समझना चाहेंगे जो सरकार की सोच है कि एग्री कमोडिटी को इस टैक्सेशन से दूर रखा जाए क्योंकि उनका कंपोनेंट, उनका योगदान कम है, और नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट पर टैक्सेशन, इस सोच को, सरकार की इस सोच को आप कैसे एनालाइज करते हैं? ये सरकार को अपने खुद का एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के ऊपर भी काफ़ी हद तक चिंताएं हो सकता है, बिकॉज अगर ट्रांजैक्शनल चार्जेस एग्री कमोडिटीज में बढ़ा दें तो ऑब्वियसली जो चार्जेस हैं दैट विल बी बिल्ट इनटू द प्राइसेस, तो थोड़ा बहुत जो प्राइसेस के ऊपर जो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसके वजह से शायद एग्री कमोडिटीज को इन लोग एग्जाम्प्ट किया होगा। और एक्चुअली जैसा आपने बताया कि इवन अगर एग्री कमोडिटीज को इंक्लूड भी किया तो भी उसमें ज़्यादा कुछ उनको रेवेन्यू में कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए शायद उसको, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो पॉपुलिस्टिक मेजर कि एग्री कमोडिटीज में जो प्राइसेस के लिए हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट, टैक्सेशन इज नॉट ए कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आई थिंक वो दैट इज़ नॉट अ मेजर पॉइंट। द पॉइंट हियर इज़ दैट अगर कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर या कोई भी मार्केट के ऊपर अगर टैक्स करके उसके ऊपर से कुछ कमाई करना चाहता है तो पहले उसको एक जो लाइव करने के लिए उसको जो अपने आप पे मार्केट्स को डेवलप होने का एक क्लियर चांस और क्लियर उसको बढ़त देने के बाद, वंस द मार्केट इज स्ट्रॉन्गर, रेगुलेटर इज स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल, उसके बाद अगर टैक्सेशन आता तो बहुत मतलब बेहतर हो सकता था। किशोर, आपका तर्क ठीक है अपनी जगह, लेकिन सामने से हम ये भी देख रहे हैं कि इस टैक्सेशन से सरकार को 3-4 हजार करोड़ का अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। और हमने देखा था कि जब एसटीटी लगाने की बात आई थी तभी भी खासा विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद मामला ठंडा हो गया था और फिर उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। आपने कहा कि बिजनेस को थोड़ी सी निराशा कुछ समय तक होगी। कौन सा एरिया अब ज्यादा इफेक्ट होता हुआ देख रहे हैं और इसकी लॉन्जिविटी कितनी होगी, कितना ड्यूरेशन तक आपको लगता है कि एक इम्पैक्ट दिख सकता है? नेहा, अभी भी हमारे कमोडिटी मार्केट्स में स्मॉल एंड रिटेल मार्जिनल ट्रेडर्स का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, जिन लोग बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट सेंसिटिव होते हैं, उनका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ लार्जली शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग काइंड ऑफ अ मार्केट। सो अगर आप वो अगर सेगमेंट देखेंगे तो काफ़ी हद तक ट्रांजैक्शन कॉस्ट इम्पैक्ट की वजह से शायद वॉल्यूम्स डिप हो सकता है। वो भी जो नॉन एग्री कमोडिटीज़ में भी आप अगर शॉर्टलिस्ट करें तो शायद 5-6 कमोडिटीज़ ऐसे आएंगे जो क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, में भी निकल और जिंक, लेड के अलावा कोई ज़्यादा कुछ अदर कमोडिटीज़ नहीं है। सो 5-6 कमोडिटीज़ के ऊपर ही पूरा मार्केट करीब 60-70% का मार्केट डिपेंडेंट है। तो उन कमोडिटीज़ में ऑब्वियसली इम्पैक्ट आएगा। मेरे हिसाब से अगेन यहाँ पे दिस इज़ जस्ट अ स्पेकुलेशन दैट ये बजट में आ रहे हैं करके, अभी तक तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, बट अगर आएगा
तो डेफिनेटली इस मार्केट्स में लिक्विडिटी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दूसरी जो चीज़ है, जो आपने रेवेन्यू कैलकुलेशन किया 3-4 हज़ार करोड़ का, अगर ये रेवेन्यू मतलब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यू आर एक्सपेक्टिंग द करंट वॉल्यूम स्टेबल रहेगा। बट मेरे हिसाब से अगर ट्रांजैक्शन चार्ज आता है तो टैक्सेस में आपका वॉल्यूम डिप होने का चांसेस काफ़ी है। ऑलराइट, यानी कि जाहिर तौर पर जो ये पूरा मार्केट है, जो इसके प्रतिनिधि हैं, एक्सचेंजेस और जो ट्रेडर्स हैं, एनालिस्ट हैं, काफ़ी हद तक मानते हैं कि ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट तो इससे ज़रूर आएगी। जब टैक्स अतिरिक्त लगता है तो निराशा ज़रूर आती है, वॉल्यूम्स पर कुछ समय असर पड़ सकता है, लेकिन ये भी इस बात को लेकर भी होपफुल है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। कुछ समय बाद शायद जब एक स्टेबिलिटी मार्केट में लौटेगी तो उसके साथ साथ वॉल्यूम्स वापस लौटेंगे। चलिए लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। किशोर हमारे साथ बने रहेंगे। हम कमोडिटी राउंडअप में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कमोडिटी मार्केट पर होगी नजर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। फोकस कच्चे तेल पर करेंगे। सुस्ताई हुई सी चाल है, $96 का सपोर्ट हमने टूटते हुए देखा है। प्रेशर कल से ही कायम है। अमेरिकी बाजार कल बंद थे, आज मार्केट्स खुलेंगे तो किस तरह का मूव देखने को मिलेगा, इस पर फोकस होगा। आपको बता दें कि घरेलू फॉरेक्स मार्केट्स आज बंद हैं, तो वहां से कोई खास सपोर्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। पूरी तरह से जो घरेलू बाजार है इंटरनेशनल मार्केट को ही फॉलो कर रहा है। ब्रेंट भी अब थोड़ा सा प्रेशर में आ गया, लेकिन $117 का सपोर्ट बरकरार है। किशोर, आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ जो मेजर क्यूज नहीं है फिलहाल, जैसे फॉरेक्स मार्केट आज बंद है, तो आप ऐसी स्थिति में आज क्या रणनीति अपनाएंगे? आई थिंक यहाँ पे नेहा अगेन थोड़ा सा जो रैली आया था पिछले हफ्ते, उसके ऊपर जो कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल सपोर्ट्स नहीं था, काफ़ी हद तक सेंटिमेंटल ड्रिवन रैली था। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा करेक्शन देखना चाहिए, करीब 5130 5140 के आसपास तक डोमेस्टिक मार्केट्स में। तो मेरे हिसाब से 5225 का स्टॉप लॉस डाल के इसमें करंट लेवल्स पे 5200 के आसपास का जो लेवल्स है वहाँ पे इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। तो स्लाइटेस्ट करेक्शन है, करीब 5130 के आसपास तक हम लोग करेक्शंस देख सकते हैं, बट इट विल नॉट चेंज द ट्रेंड ओवरऑल। आई थिंक आप अगर एक महीने के आसपास का अगर टारगेट्स देखते हैं तो प्रॉब्ली वी कैन बी गोइंग बैक टू अराउंड $98.5 ऑन WTI। ऑलराइट, सोने चांदी पर फोकस करेंगे। हमने देखा है गिरावट के साथ यहाँ पर भी ट्रेड हो रहा है। हालांकि शुरुआत सोने चांदी की बहुत पॉजिटिव नोट पर हुई थी, लेकिन क्योंकि आज करेंसी मार्केट की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं मिल पाएगा, हम देख रहे हैं कि घरेलू बाजार इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो कर रहा है। सोना इंटरनेशनल मार्केट पे $1613 तक गिर चुका है। वहीं चांदी अपने आप को कहीं समेटने की कोशिश कर रही है $30 के पास। घरेलू बाजार बिल्कुल फ्लैट है सोने और चांदी के केस में। किशोर, इंट्राडे में क्या रणनीति अपनाई जा सकती है? आपको लगता है इन लेवल्स पर आप खरीदारी करना प्रेफर करेंगे? यस नेहा, आई थिंक जो गिरावट हम लोग पिछले हफ्ते देखा है उसका थोड़ा सा हल्का सा पुलबैक आ सकता है। इसमें 30,200 240 के आसपास तक भी पुलबैक आ सकता है गोल्ड में। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए एक बार 30,120 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग कर सकते हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड मंदी का रहेगा। शॉर्ट टू मीडियम टर्म, इवन फॉर दैट मैटर 6 to 8 मंथ्स ट्रेंड भी इसमें मंदी का ही रहेगा। ऑलराइट, तो मंदी आने वाले कुछ महीनों तक हावी रहने वाली, लेकिन इंट्राडे में आपको कुछ खरीद का मौका मिल सकता है। डिप्स पर बहुत केयरफुली एंट्री कीजिए और स्टॉप लॉसेस मेंटेन किए बिना एंट्री करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो जो स्टॉप लॉसेस मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिकमेंडेड है, प्लीज उन्हें मेंटेन करके चलिए और टारगेट जैसे ही अचीव हो कोशिश कीजिए कि आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं और ज्यादा यहाँ पर इंतजार ना करें। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फोकस हम करेंगे बेस मेटल्स और सोयाबीन पर। वेलकम बैक। बेस मेटल्स पर फोकस करेंगे। गिरावट आज भी यहां पर जारी है। सुस्ताई हुई सी शुरुआत आज हमने ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में देखी। कॉपर पूरे पैक को लीड कर रहा है, 1/4% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। और सुस्ताई हुई सी चाल हमने एल्यूमिनियम, निकेल, लेड और जिंक सब में देखी है। एल्यूमिनियम पिछले हफ्ते काफी प्रॉमिसिंग साबित हुआ था, इसमें हमने एक जबरदस्त कमबैक देखा था। वहीं लेड जिंक में भी हमने देखा था एक खासी चाल थी। निकेल धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि अब चाल सुस्ताई है
और 1/4 से आधे % की गिरावट अमूमन ज़्यादातर बेस मेटल्स में दिखाई दे रही है। किशोर, जिस तरह का सुस्ताई हुई चाल है, चीनी मार्केट के ओपन होने के बावजूद हमने देखा है कि किसी तरह का यूफोरिया लौटा नहीं है, जिसके बारे में काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी। तो अब आप क्या करेंगे इन लेवल्स पे? नेहा, यहाँ पे दो चीज़ें, वन इज चाइना मार्केट जब बंद था, इसमें जो रैली आया था वो काफ़ी हद तक अगेन सेंटिमेंट ड्रिवन रैली था, उसमें कुछ फंडामेंटल सपोर्ट नहीं था। और नंबर टू, जैसा हम लोग मार्च में जा रहे हैं तो मार्केट्स आर लिटिल बिट नर्वस अबाउट द स्पेंडिंग कट्स, जो सिक्वेस्टर का जो इम्प्लीमेंटेशन अगर आता है तो यूएस में इट कुड बी कॉजिंग ए मेजर डेंट फॉर द ग्रोथ अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आई थिंक ये काफ़ी हद तक प्ले कर रहे हैं बेस मेटल पैक में। तो फिलहाल के लिए आई थिंक मंदी में ही रहना चाहिए। कॉपर में अगर देखेंगे तो आई थिंक 442 के आसपास इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। 445 का इंट्राडे सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा और करीब करीब 438 के आसपास का टारगेट रहेगा। बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो 452 का जो लेवल है ऊपर में और 432 का जो लेवल है नीचे में, आई थिंक ये रेंज थोड़े और आई थिंक मार्च तक ये रेंज कंटिन्यू हो सकता है, ये रेंज में ट्रेड हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल डायरेक्शन मेटल्स में सिक्वेस्टर के बाद ही इसमें मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए फोकस हम एग्री मार्केट पर करेंगे और तिलहन आज हमारे रडार पर है। सोयाबीन पर हम फोकस करके चलेंगे। तेजी अच्छी खासी दिख रही है, 1.25% से ज्यादा मजबूत है ये कमोडिटी। एनसीटीएक्स पर मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट 3410 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में हमने तेजी लौटते हुए देखी है। सीबॉट पर अच्छी खासी बढ़त कल देखने को मिली। दरअसल अर्जेंटीना में बारिश में कमी की आशंका जताई जा रही है और इसी के चलते हमने देखा है एक सेंटिमेंट तेजी का पेपअप हुआ है। किशोर, जिस तरह के सेंटिमेंट की बात हो रही, क्योंकि पूरी तरह से हमारा मार्केट अब सीबॉट सोया फ्यूचर्स को व्यू कर रहा है, क्या लगता है ये तेजी अभी जारी रहने वाली है? यस नेहा, आई थिंक जैसा आपने बताया कि लैटिन अमेरिकन वेदर में स्पेशली ब्राज़ील और अर्जेंटीना में थोड़ा सा सूखापन जो है वो काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। और नंबर टू, अगेन ये काफ़ी बीटन डाउन कमोडिटी है रिसेंटली, तो आई थिंक इसमें काफ़ी हद तक डोमेस्टिक मार्केट्स में भी स्ट्रेंथ है। अराइवल्स काफ़ी कमज़ोर हैं और किसान काफ़ी हद तक माल पकड़ के रखा हुआ है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मार्च कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा बाई दिख रहा है। नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा 3230 के आसपास का और 3400 तक का टारगेट्स के लिए इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए किशोर, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और पूरे कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय हमारे सामने रखने के लिए। तो सोयाबीन में खरीद की रिकमेंडेशन है, आगे तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। मार्च कॉन्ट्रैक्ट पर आपको फोकस करके चलना है। 3400 का टारगेट आपके सामने देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आज किशोर की रिकमेंडेशन थी कि आप कच्चे तेल को सेल करके चलिए, दबाव जारी रहेगा तो आपको 5130 के टारगेट के लिए आज सेल की रणनीति कच्चे तेल में अपनानी। लेकिन सोने चांदी में थोड़ी सी खरीद का फायदा मिल सकता है। थोड़े से बार्गेन हंटर्स यहां पर लौटे हैं। 56,200 के पास आप एंट्री कीजिए 400 रुपए के अपसाइड टारगेट के लिए। सोने में भी सिमिलरली एक सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है, तो 30,240 के टारगेट आपको मिलते हैं आज डिप्स पर खरीदारी करने पे, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। और जहां तक मेटल्स का, खासतौर से कैप्टन ऑफ द टीम कॉपर का सवाल है, 442 रुपए 50 पैसे के पास थोड़ी सी बढ़त आती है, आप वहां पर बिकवाली करके चले 438 के टारगेट के लिए। और इसके साथ कमोडिटी राउंडअप में आज के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए पेश करेंगे वायदे से फायदा। नमस्कार।